हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम एनएससी जीएस एग्जामिनेशन में तकरीबन 5 मंथ बचे हैं हमारे पास, और लास्ट 5 मंथ्स में हमने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए सो दैट हम श्योर शॉट एनएससी जीएस को क्वालिफाई करने के लायक तो एटलीस्ट बहुत अच्छे तरीके से बन जाएं। बिकॉज एटलीस्ट 5 मंथ्स चाहिए आपको एनएससी जीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज एक तो आपको 9th और 10th का सिलेबस करना है, साथ ही साथ उसके साथ में आपको अपना प्रॉपर जेई का सिलेबस या नीट का सिलेबस भी करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड योर स्टडीज। तो भाई 5 मंथ बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल टाइम है कि अब नहीं तो कभी नहीं। बिकॉज 5 मंथ्स इतना समय है कि अगर आप लग के अब आपको समय देना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि आप 6-8 घंटे मिनिमम दे रहे हो अपनी पढ़ाई को, क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग को और मॉक टेस्ट। बिकॉज आपका अब आपको इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि आपको मॉक भी अपने बीच बीच में देते रहने पड़ेंगे जितने आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएं। ठीक है, तो एनएसजीएस की 5 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान तो मैं बता ही रहा हूं यहाँ पे आपको, और एनएसजीएस के बारे में काफी डिटेल्स जो कि आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप एलिजिबल नहीं हो, क्या सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आज हम देखने जा रहे हैं। क्लियर है जी? चलो सेशन को शुरू करते हैं। एनएसजीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। बेसिकली इंडिया में आपको अगर 9th-10th में रहते हुए एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि जेई और नीट का आपको पूरा क्या कहते हैं एनवायरनमेंट आपको लेना है ना, पूरे एटमॉस्फेयर से अवेयर रहना है आपको, तो एनएससी जीएस और IOQM ऑब्वियसली फॉर मैथ्स ओलंपियाड, IOQM एंड फॉर साइंस एनएससी जीएस, आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए ताकि आपको 9th और 10th में समझ में आ जाए कि 11th और 12th का जो आपको सिलेबस है वो किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे समझना है और किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हमें फेस करना है। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कि YouTube पे एकदम फ्री सीरीज हमारी चल रही है जिसमें IOQM की तो आपको लेक्चर्स मिल ही रहे हैं सारे वीक, हर वीक में आपको, साथ में एनएससी जीएस के प्रॉपर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। सितंबर एंड तक का आपसे टारगेट बोला गया है कि सिलेबस हमारा हो जाएगा, है ना, मैक्स टू मैक्स 15 अक्टूबर। आफ्टर दैट ओनली वन शॉट, ओनली प्रैक्टिस, ओनली सारी चीजें इस तरीके से हम करेंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा। और आप जानते ही हो हम ना ही कोई वन शॉट करा रहे हैं, ना ही कोई क्रैश कोर्स है, पूरा लॉन्ग फॉर्म तरीके से आपको कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है ना। जैसे कि आप मेरा फिजिक्स देख लो, चाहे बायोलॉजी देख लो ट्विंकल मैम का, आपको इस तरीके से इस डिटेल और इतनी बारीकी से पढ़ाया जा रहा है कि आपको मजा भी आ रहा है और आप देख रहे हो तो आपको क्वेश्चंस बन भी रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं आपके, चाहे आपके हर चैप्टर के PYQ सेशंस क्यों ना हो जिसमें हम IIT जेईई क्वेश्चन तो हम डालते ही हैं, और चाहे आपके लेक्चर्स ही क्यों ना हो, 1.5 2 घंटे के आपके हर रोज के लेक्चर्स आपके 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के चल रहे हैं, तो आपके लिए ही है। और आप समझ चुके हो, है ना, कि किस लेवल का कंटेंट जो पेड कोर्सेस में लोग अब निकाल रहे हैं उससे कई ज्यादा अच्छा। बिकॉज हम तो IIT और नीट का लेवल आपको उसी में करा रहे हैं एनएसजीएस में, यानी आपका जेई फाउंडेशन या नीट फाउंडेशन आपका इस तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि जब 11th में आओगे तो आप खुद बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने ओलंपियाड कॉर्नर की एनएसजीएस प्लेलिस्ट जो बनी हुई हैं उनसे मैंने प्रिपरेशन करी। तो भाई सीधी सी बात ये है, दिस इज नॉट फॉर स्कूल टॉपर, दिस फॉर एवरेज स्टूडेंट। ऑब्वियसली भाई आप स्कूल टॉपर हो, 100 में 100 ला रहे हो, आप कैसे ला रहे हो? उस 40 क्वेश्चंस को, 50 क्वेश्चन के सेट को रट के कंटिन्यूअसली रटने के बाद, जो कि मैं सेशन लिया एक, आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि ओलंपियाड और बोर्ड्स में क्या अंतर है, मैंने आपको बताया उस जगह पे, है ना। आप वो पढ़ के आप 100 में 100 ला रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका जब तक आप, है ना, बेसिकली पूरी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ ना लो। आप 100 में 100 वहां ले आओगे, यहाँ पे आपके 10 नंबर भी ना आए अगर आप सही तरीके से ना करो। आप MCQ किस तरीके से मार्क करना है, आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान किस तरीके से रखना है, अगर आप ये सारी चीजें एनालाइज नहीं कर रहे, विजुलाइज नहीं कर रहे हो, विजुलाइज कैसे कि भाई क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसको कैसे समझना है, किस तरीके से अप्लाई करना है और किस अप्रोच से ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके चीजों को सॉल्व करना है, ये वाली चीजें अगर आपने नहीं सीखी तो आपके लिए एग्जाम नहीं है। इसलिए जो एवरेज बच्चा होता है ना, एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, हमेशा उसे पता है किस तरीके से शॉर्टकट से आंसर निकालना है ना, वो शॉर्टकट उससे काम कर जाता है। ये नहीं कि भाई पूरा क्वेश्चन रटे जा रहे हैं, सॉल्व करे जा रहे हैं, नहीं, नीट नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओलंपियाड है। यहां आपका राइटिंग स्किल्स नहीं देखी जाएगी, यहां आपका आंसर स्किल देखा जाएगा कि कितना आपने सही टिक करा है कि गलत करा है। गलत करोगे -1 और एक्चुअल में वो -1 नहीं है ना। अब क्या बोला ये चीज, आओ समझाओ, समझ जाओ। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। बहुत बच्चे हमारे साथ, जैसे मेरे 28 लेक्चर, 27 लेक्चर हो चुके हैं मेरे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में, मैं आपको बताऊं। सिमिलरली ट्विंकल मैम 16-17 हो गए और केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई है हमारी। आप अगर सही तरीके से देखो,
बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि हर क्लास के नीचे कमेंट में लिख के अपने अटेंडेंस मार्क करते हैं, तो जिससे हमें समझ में आता है कि बच्चा कंसिस्टेंट है और डिसिप्लिन है। और यही सबसे ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है बच्चे से कि वो एटलीस्ट इतना चीज रख ले, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। बाकी हमारे कंटेंट के थ्रू अपने आप उसे सिलेबस में मजा आने लग जाएगा और उसे आ भी रहा है। लेकिन अगर आपने भले ही, मेरे फॉर एग्जांपल अपना एग्जांपल लूंगा, 27 लेक्चर हो गए, आपने 20 लेक्चर देखे, बीच में 4 लेक्चर गैप कर दिया, अब 10 दिन बाद देखने बैठोगे, आपको हो जाएगा, आपको नहीं आएंगी चीजें समझ में, है ना। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे अभी भी पूछते सर बैकलॉग क्रिएट हो गया है, क्या करें बैकलॉग का? बैकलॉग का सिंपल सा ये है कि जो पुराने लेक्चर्स हैं, क्योंकि हमने अल्टरनेट लिए हैं, बीच बीच में आपको वीक में 2-2 क्लासेस भी दी ताकि आपको बैकलॉग कवर करने का समय मिल जाए। अगर आप अब से रोज का एक लेक्चर प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीजें नहीं होंगी, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आप कर लो, है ना, रोज की जितना आपको बताया गया, आप एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाओगे। और लास्ट के 1-2 महीने जो हम आपको इतनी प्रैक्टिस सॉल्विंग करवाएंगे, इतनी चीजें करवाएंगे कि अपने आप आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम ब्रशन अप हो जाएंगे। किस क्लासेस के लिए? ऑब्वियसली 8-9 क्लास के लिए। जो 10th क्लास में होंगे ऑब्वियसली उन्हें एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज 9th और 8th वाले एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दें, एज एलिजिबिलिटी है आपकी तो, है ना। बट 10th वालों को एडवांटेज क्यों मिलेगा? 8-9 पढ़ चुके हैं, 10th तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ना ही है, ऑब्वियसली बोर्ड्स है, और 11th और 12th करना आसान है। 9th और 10th वाले बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट क्यों पड़ जाता है? एक तो उन्हें भाई अपनी क्लास रेस्पेक्टिव कंप्लीट करनी है, फिर 10th भी उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, फिर उसके बाद 11th और 12th। तो आप अगर प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप 8th क्लास से कर सकते हो, है ना। ये आपको लॉन्ग टर्म फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, है ना। तो 8th क्लास से कर सकते हो, 8th में 9th कंप्लीट करो, 10th कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप अपना प्रॉपर जेईई और फाउंडेशन का हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है सिलेबस की, वो करते हैं, है ना। तो एडवांटेज ऑब्वियसली 10th स्टूडेंट्स को रहता है, अंटिल एंड अनलेस उनकी एज एलिजिबिलिटी ना उन्हें परेशान कर रही है। सिलेबस आप देखो, 9-10 मेंशन भले ही कर रखा है, बट है वो प्रॉपर जेईई एंड नीट के। रीसेंट ईयर के क्वेश्चन एक बार जाके देखो, ऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक मिलेगी आपको, केमिस्ट्री में, फिजिक्स के आप क्वेश्चन चेक करो, जेईई मेंस को टक्कर देने वाले क्वेश्चन है, इवन कुछ क्वेश्चन तो जेईई मेंस से भी ऊपर के पहुंच जाते हैं बहुत सारे। तो क्या पढ़ना है हमें? सिलेबस आप देखोगे, आपको वही देखेगा, अरे ये तो 9-10 वाली सिलेबस है, नहीं, उसकी कितनी डीप में जाके हमें पढ़ना है वो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, और आप वो पढ़ लोगे तो आप ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन एनएसजीएस के पीवाईक्यू हमने आपको कराए हैं, कितने हवा में हम उन क्वेश्चंस को उड़ा रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? एग्जाम पैटर्न पे आ जाए, अरे ये लाइन क्यों आ गई, पता नहीं भाई, कोई बात नहीं। एग्जाम पैटर्न आप देख लो एक बार, 2 घंटे का है, 60 क्वेश्चंस हैं, 20 तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएंगे, है ना, जिसमें 48 एससीक्यू सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, 12 एमसीक्यू मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 या 2 से अधिक क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, है ना, उनके ऊपर है। तो बेसिकली अगर एससीक्यू सही करोगे +3 मार्क्स मिलेगा, एमसीक्यू सही करोगे +6 मार्क्स मिलेगा। अब यहां एग्जामिनेशन एनएसजीएस आपसे खेल रहा है, ना ही जेईई मेंस ना ही नीट में ये एमसीक्यू यानी कि मल्टी करेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली एससीक्यू पूछे जाते हैं वहां पे। तो यानी कि ये पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है? जेईई एडवांस का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना अपने एनएसजीएस की, ध्यान रखना इस चीज का कि आप जेईई एडवांस को भी टारगेट कर रहे हो साथ में, बिकॉज जेईई मेंस और नीट वाले स्टूडेंट्स मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में वो भी फंस जाते हैं अंटिल अनलेस उन्होंने एडवांस की प्रिपरेशन कर रखी है। क्लियर है जी? इनकरेक्ट में -1 मार्क होगा ऑब्वियसली, है ना। और आप देखो जेईई मेंस से क्यों डिफिकल्ट पड़ जाता है, देखना एक बार, यहां +3 होगा सही होने पे और गलत में -1, जेईई में +4 होता है, इवन नीट में +4 होता है, और यहां -1। अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन से देखो तो जेईई में अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो आपको, है ना, बेसिकली अगर आप वो निकालोगे दोनों का प्रोबेबिलिटी, तो आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव से थोड़ा इतना भारी नहीं पड़ेगा। बट यहां +3 मिल रहा है और -1, तो यहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यहां नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, है ना। ऑल्दो यहां पे +6 मार्क्स भी मिल रहे हैं, बट क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम है और क्वेश्चंस होते भी बढ़िया हैं। क्लियर है जी? टोटल 216 मार्क्स का होगा। सारी चीज समझ में आ गई। अगर एग्जाम पैटर्न देखें, जेईई मेंस और नीट थोड़ा टफ पड़ता है, बिकॉज 2 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, और जेईई में देखें 3 आवर्स में 75 क्वेश्चन, ऑल्दो मैथ्स होते हैं वहां पे, बट अगर आप सही तरीके से देखो, आपकी क्लास 8, 9, 10th है, उनकी क्लास 11, 12 एंड ड्रॉपर होती है, तो एक जो मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट होता है वो भी उनके ज्यादा डेवलप होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे लाइक करते हैं, तो है ना। आपकी एलिजिबिलिटी, बहुत बच्चे पूछते हैं भाई डेट ऑफ बर्थ आपका ये होना चाहिए इंक्लूडिंग दीज बोर्ड डेट्स, है ना, बेसिकली 1 जनवरी और 31 दिसंबर 2013 आपका इसमें इंक्लूड होगा, है ना। ध्यान दो, क्लासेस बता दिया, रजिस्ट्रेशन बस स्टार्ट होने वाला 2 महीने में, है ना। IAPAT कराता है, इंडियन, बेसिकली आपका फुल फॉर्म क्या है इसका? फिजिक्स टीचर्स, है ना जी। इसका फुल फॉर्म देखो, फिजिक्स टीचर्स आ जाता है यहाँ पे, मजा इसमें आ जाता है, ठीक है। यानी पेपर कौन सेट कर रहा है? कौन सेट कर रहा है? फिजिक्स। पेपर बढ़िया किसका आएगा? फिजिक्स। नीट 2026 का रीनीट का पेपर देखो एक बार, इवन टीचर्स को भी 1 से 1.5 घंटा लगा है 45 क्वेश्चन करने में, मिनिमम 1.5 घंटा मान लो आप अच्छे तरीके से। आप लोगों को, स्टूडेंट्स को 90 बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, जब वो पहुंचे तो बहुत ही कम टाइम मिला था।
फिजिक्स ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जेई एडवांस का पेपर देख लो, इस साल का पेपर क्यों अच्छा आया, क्योंकि फिजिक्स बढ़िया पूछा गया था। फिजिक्स ही डिसाइडिंग होता है, ध्यान रखना। यहां पे भी फिजिक्स बढ़िया ही होगा, बिकॉज उसके चांसेस हैं, करा कौन रहा है, समझे? है ना? चलो, ये फिर लाइन आ गई यार, कोई बात नहीं। फिजिक्स का आप देखो, हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। ऑब्वियसली ये करना है, और ये वाला पार्ट हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज हमने यहां बहुत एक्सटेंसिव टाइम दिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा समय दिया है हमने, ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए। एक बार बेस स्ट्रांग हो जाए, एक बार गड्डी अब चलने लग जाए, तो उसे ज्यादा स्पीड बढ़ाने में दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब आती है, जब वो जंग लगी हो, उसे धक्का देने में। इनिशियल स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा है ना क्लास में, बस समझ जाओगे तुम। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है, आप देखोगे पूरा सिलेबस आपका 11th और 12th जे, इवन आप यहाँ तक देखो, ये आपका 11th तक का सिलेबस है यहाँ तक, है ना पूरा, और ये 12th का सिलेबस है। 12th में आपको लग रहा होगा बस इतना सा, इसमें अंदर जाके देखोगे ये खुद ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स के बराबर है। रे ऑप्टिक्स पूछा जाएगा, वेव नहीं, ओनली रे। ऑप्टिक्स की भी 2 पार्ट है ना, ये खुद में ही बड़ी बड़ी एक यूनिट है ना। ये तो मैकेनिक्स का प्रॉपर पार्ट हो गया, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट हो गया, बट ये तो अपने आप में एक पूरी यूनिट है ना। तो ये मैं सोच रहा कि थोड़ा सा ये 12th ना भाई ना, वेटेज भी इसका ज्यादा है, इनका तो ज्यादा है वेटेज ऊपर के टॉपिक्स का। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इनका वेटेज अच्छा खासा था, एक बार देख लेना डायग्राम से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार लाइट चैप्टर का आ रहा है क्वेश्चन। सिमिलरली मोल कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट हो चुका है, सर ने क्वेश्चन करा दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। और ये आपके क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि बस केमिस्ट्री इतना सा, इतना सा। इधर आओ देखो, जीओसी 1 2 3 और आइसोमेरिज्म लिखा है, पता मतलब पता है इसका, नहीं पता होगा। कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10 के चैप्टर है ना, वो कितना टफ लगता होगा तुम लोगों को, अगर तुमने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा तो समझ में आएगा तुम्हें। ये जीओसी अपने आप में इन सब के बराबर है, अगर सही से देखने जाओगे तुम। प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 12th भर पढ़ी है, लेकिन कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो हम जानते हैं, आपको हमें पता है सारी चीजें, है ना। तो जीओसी 1 2 3 1 में बेसिकली आइसोमेरिज्म, किस तरीके से आप एल्केन कीन कायन, सारी आपकी रिएक्शंस, एक बार क्वेश्चंस चेक करना, रिएक्शंस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि जेई में डायरेक्ट आते हैं, समझ रहे हो? तो प्रॉपर इसको मत छोड़ देना। ये केमिकल बॉन्डिंग लग आसान रही होगी, बस इसमें आप बेसिकली अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, रिडॉक्स और बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर रहे होते हैं, मतलब पूरा ही फिनोमेना इसमें आ जाते हैं। तो ये अच्छे तरीके से आपको बता रहे होंगे, किस तरीके से करा रहे होंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताया आपको। बायोलॉजी में जैसे ही आप आ जाए, है ना, अगेन आपको बहुत कम लग रहा होगा, जब ये एजुकेटर्स आएंगे ना प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री वाले, ये बताएंगे कि सर ने इसमें ये नहीं बताया, बेसिकली इसमें एनिमल किंगडम लिख दिया, अब इसके अंदर और भी तो सब पार्ट्स हैं, जैसे मैम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लेके पढ़ा रही हैं, है ना, इन डेप्थ पढ़ा रही हैं। तो वही सिलेबस आपका ये है, टेंशन आपको सिलेबस की लेनी नहीं है, बिकॉज सिलेबस की टेंशन हम ले रहे हैं, कैसे कराना है हमें बताना है ना। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और जो पढ़ा रहा है उसका रिवीजन करना। रिवीजन नहीं करोगे, भूल जाओगे, सपाट हो जाएगा, आगे पार्ट पीछे सपाट, काम खत्म। 5 मंथ बचे हैं भाई, सीधी बात, जून खत्म हो गया हमारा, अगला जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में तो एग्जाम है। पूरी कोशिश है भाई, अपनी पूरी कोशिश है यहाँ तक कंप्लीट कराने का। 15 अक्टूबर तक हो भी जाएगा, फिजिक्स हो जाएगी, मान लो केमिस्ट्री बायो रहेगी, वो भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। ध्यान रखना, एटलीस्ट 1.5 महीने का समय जो होगा, उसमें हम कुछ नहीं करने वाले, रिवीजन पे रिवीजन, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे कि तुम जब जेई के पढ़ने बैठोगे ना अगले साल, या तुम 11th में जब आओगे, तुमको ये क्वेश्चन तो हमने आईएनएसजीएस की तैयारी के टाइम पे ही कर दिए। सैटरडे को सेशन हो रहा है, महा मैराथन ऑफ पीवाईक्यूज ऑफ एनएसजीएस, जितना हमने फिजिक्स कर ली, जितनी बायो कर ली, जितना केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, इन सब के पीवाईक्यूज ही पीवाईक्यूज करेंगे। एनएसजीएस तो खत्म करा चुके हैं, साथ में जेई के वो क्वेश्चंस कराएंगे जो कि चांसेस हैं कि एनएसजीएस के क्वेश्चन में उसी कॉन्सेप्ट को लेके पूछ लिया जाए। तैयारी अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस रोज नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो ये एग्जाम तुम्हारे बस का तो बिल्कुल नहीं है। बिकॉज रोज तुम्हारे से हमें ये चाहिए कि तुम एटलीस्ट रिवीजन तो करो, प्रैक्टिस तो करो। अगर इतना करोगे, ये एग्जाम तुम जरूर क्वालिफाई करने लायक होगे, बिकॉज सीट्स मिनिमम होती हैं। अगर नहीं भी हुआ, इसका तुम्हें जो रिवॉर्ड होगा वो तुम्हें 1-2 साल बाद जेई और नीट की प्रिपरेशन के दौरान मिल जाएगा। तुम याद से अपने जूनियर्स को बोलोगे, मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज़, कि जाके एक बार 9th-10th में ओलंपियाड कॉर्नर पे एनएसजीएस की प्लेलिस्ट देख लो, मज़ा आ जाएगा, है ना। बने रहो हमारे साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।